हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अंकुश पाल आपके फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे कि देख रहे हैं, मैं आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्त, मैं आज इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा और पूरा शुरू से लेकर के अंत तक बताऊंगा। तो दोस्त, आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और जो आपको परेशानी हो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आगे मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। दोस्त, मैं हिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आया हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मैं इस चैप्टर का पूरा डिटेल से इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन ये है दोस्त, आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, बिना स्किप कर देखना है। तो दोस्त, मैं बिना वीडियो स्टार्ट करे मैं कुछ मोटिवेट पॉइंट बोल देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने का उत्साह बढ़ता रहे या मेरा पढ़ाने का उत्साह ही बढ़ता है। तो दोस्त, वो मोटिवेट पॉइंट का है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ा दिन को सफा। तो दोस्त, ये मैं वादा करता हूँ कि आपको ये मेरी मोटिवेट पॉइंट अच्छी लगी होगी। तो सो मैं दोस्त वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्त, मेरे वीडियो को सिर्फ आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि ये हिस्ट्री है दोस्त, ये कहानी के रूप में चलेगा। इसमें लिखना कम रहेगा, सुनना ज़्यादा रहेगा। कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, तो उसको आपको सुनना रहेगा पूरे डिटेल में। तो दोस्त, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्त, मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ। पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्त, ये चैप्टर का नाम है, कक्षा 10 का हिस्ट्री में पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्त, मैं पहले चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। दोस्त, बहुत से टीचर होते हैं कि पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं करते, चैप्टर का नेम क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, डायरेक्ट हेडिंग पर चले जाते हैं। तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तो उसके बाद मैं आगे की ओर आपको लेकर के चलूंगा। तो दोस्त, मैं आज पहले पूछना चाहूंगा, यूरोप आप जानते हैं क्या है? किसी को मालूम है यूरोप क्या है? तो दोस्त, मैं जानता हूँगा कि आपको नहीं मालूम होगा यूरोप क्या है। तो दोस्त, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है दोस्त। हमारे भारत, हमारे इस दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो मैं इसमें से एक यूरोप महाद्वीप है। तो दोस्त, ये यूरोप महाद्वीप हो गया एक। ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद दोस्त वो है कि राष्ट्र के प्रति आपका कितना व्यवहार है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो इंडिया से या पाकिस्तान से मैच है, इंडिया से पाकिस्तान से मैच है। मान लो इंडिया जीत गई, तो जीतने की खुशी जो आपके अंदर होती है, इंडिया मैच जीत गई, उसकी खुशी जो आपके अंदर होती है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्र के प्रति आपका कितना व्यवहार है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा, यूरोप एक महाद्वीप है, राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार। तो दोस्त, ये आप समझ गए होंगे कि यूरोप एक महाद्वीप है, राष्ट्रवाद में होता है राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार। तो सो दोस्त, मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि यूरोप एक महाद्वीप है। तो हमारे भारत में कुल 7 महाद्वीप हैं। हम लोग जो रहते हैं वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। कौन से द्वीप में रहते हैं दोस्त? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जैसे एक दो बताते हैं, जैसे भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो दोस्त, एशिया महाद्वीप में कई देश हैं, लेकिन मैं आपको 3 बता दिया हूँ, काफी है। तो दोस्त, मैं आप ये बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्त, राष्ट्रवाद कैसे शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? तो जो दोस्त, यूरोप एक महाद्वीप है, इसमें एक देश है फ्रांस। कौन सा देश है दोस्त? फ्रांस। तो ये राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, ये यूरोप महाद्वीप के एक फ्रांस देश से स्टार्ट होता है। आपने कक्षा में दोस्त पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। कक्षा 9 में शायद 8 चैप्टर का नाम है, 8वां चैप्टर है
जब ये फ्रांसीसी क्रांति होती है तभी वहां से ये राष्ट्रवाद का उदय होता है। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस है, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है तभी होता है। अब दोस्त मैं बताऊंगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू होती है। तो दोस्त पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रांसीसी के पहले यानी कि फ्रांसीसी क्रांति पहले यानी कि 1789 पहले राष्ट्रवाद का कुछ दूसरा व्यवहार था। यानी पहले मान लो राजा होते थे तो राजा के मर्जी से काम होता था, लेकिन जब से फ्रांसीसी क्रांति हो गई तब से सब लोग अपने मर्जी से काम करने। पहले मान लो कोई राजा होता था, वो कहे दो आपको यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वो निरंकुश लगा देते यानी कि अंकुश लगा देता था, यानी कि रुकावट लगा देता कि आपको यहाँ नहीं जाना है तो यहाँ नहीं जाना, यानी कि वो अपने मनमर्जी का राजा होता था। तो फ्रांसीसी क्रांति जैसे हो गई है तब से लोग मनमर्जी का अपने काम करने लगे कि नहीं हम भी देश के राष्ट्र के लोग हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, राजा की बात नहीं मान सकते। तो ये सब होता है दोस्त राष्ट्रवाद। तो दोस्त 1789 में राष्ट्रवाद का उदय होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो उस फ्रांसीसी में दोस्त कई लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए लुई सुलाहमा है और जैसे रहते हैं। तो दोस्त जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद दोस्त कई लोग रहते हैं, लुई सुलाहमा। तो राष्ट्रवाद के पहले जो होता है, मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रवाद के पहले राजा का चलता है, फिर उसके बाद जनता की चलती है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोग ये नहीं जानते कि हमारा क्या चलना चाहिए, मान लो कि हम कुछ बोल सकते कि नहीं। तो राजा फ्रांसीसी क्रांति पहले होता था तो बोल नहीं देता था, तो पहले राजा की चलती थी। फिर उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई 1789 में, तो उसके बाद जनता की चलने लगी। जनता भी जान गई कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम भी देश के लोग हैं, ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्त होता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार। मैंने शुरू में बता दिया राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। तो दोस्त मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद में यानी कि वो फ्रेडरिक नाम का एक वो होता है, फ्रांस का एक राजा होता है फ्रेडरिक। वो जो होता है लोकतांत्रिक राजा होता है, यानी कि लोगों की बात नहीं सुनता, वो अपने मर्जी की बात करता है कि मुझे ये करना है, लोगों की बात नहीं सुनना है, अपने मर्जी से काम करता था। यानी कि लोगों को परेशान करता था, तो लोग उससे उलझ गए थे, तो उन्हें फ्रांसीसी क्रांति कर दी है। 1789 में उन्हें फ्रांसीसी कर दी है। तो उसी फ्रांसीसी क्रांति से ये राष्ट्रवाद चलने लगा कि अब जो कोई भी कहता है कुछ वो हो जाता है। और दोस्त क्या था, वो निरंकुशता थी पहले, यानी कि वो इस समय जो है जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो निरंकुशता का आ गया। जैसे मान लीजिए कि अब वही बताऊं कि निरंकुशता मतलब रुकावट हट गई है, यानी कि रुकावट जो थी वो हट गई है, अब साधारणता आ गई है, यानी साधारण लोग हो गए, अपने मन मर्जी से काम करने लगे। तो दोस्त 1789 पहले एक राजा था लुई सुलाहमा। लुई सुलाहमा बहुत वो राजा था, एक तरह से मान लीजिए कि अपराधी आक्रमणी। वो किसी पर आक्रमण कर देता था, कैसे कर देता था, लोगों को परेशान करता था, तो लोग उससे उलझ गए हैं। तब ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। दोस्त कब शुरू हुई है? 1789 में। कब शुरू दोस्त? 1789 में। और दोस्त इसके बारे में मैं बताऊंगा राष्ट्रवाद के बारे में। तो दोस्त मैं राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बता रहा था। दोस्त राष्ट्रवाद का उदय जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहले होता है कि जो एक राजा थे फ्रेडरिक सोर्जियो, वो लोकतांत्रिक से बनी दुनिया थी। और दूसरा क्या होता है, शक्ति के विकास के रूप में, शक्ति के रूप में यानी कि राष्ट्रवाद का विकास करना। और दूसरा क्या होता है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास, यानी कि हम सबको राष्ट्र के प्रति व्यवहार रखकर उसकी अवधारणा को विकास करना चाहिए, यानी फैलाना चाहिए। और दूसरा रहता है एक शक्ति के रूप में, यानी कि एक ताकत के रूप में, एक उत्साह के रूप में हमें इस राष्ट्रवाद का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। और जो फ्रेडरिक सोर्जियो हैं वो लोकतांत्रिक राजा हैं, यानी कि लोगों की बात को नहीं मानते हैं, वो अपने मर्जी से बात करते हैं। तो दोस्त मैं जितने पॉइंट बताया हूँ थोड़ा मैं उसको लिख करके डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए।
दोस्त मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो दोस्त मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है, राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद है क्या दोस्त, मैंने क्या बताया, राष्ट्रवाद क्या है, क्या राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार। क्या बताया, राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार, राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार। इसका मतलब राष्ट्र के प्रति आपका व्यवहार कि आप इस राष्ट्र में रहते हैं तो इसके प्रति आपका कैसा व्यवहार है, कैसा नहीं है। तो आप जितना व्यवहार करते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। उसी को क्या कहते हैं दोस्त, राष्ट्रवाद। और मैंने बताया कि यूरोप एक महाद्वीप है, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। कौन से दोस्त रहते हैं, एशिया महाद्वीप। तो इस पॉइंट को मैं लिखा लेता हूँ, हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं दोस्त, एशिया महाद्वीप में। लिखता हूँ हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और दोस्त कुल महाद्वीप कितने हैं, 7। मैंने बताया कि कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एक एशिया महाद्वीप है जिसमें हम सब लोग रहते हैं, और ये यूरोप महाद्वीप है जिसमें फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से स्टार्ट होती है, जो यूरोप महाद्वीप में एक देश है फ्रांस, वहीं से फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होती है। तो जो जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो जाती है यानी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो राजा रहता है वो अपने मनमर्जी काम नहीं करता, तब लोकतांत्रिक हो जाते हैं, यानी कि अपने अपने लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जिसकी मनमर्जी रहती है वो करता है। दोस्त मैं अगला पॉइंट में क्या लिखाने जा रहा हूँ कि कुल कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप को, 7। कुल 7 महाद्वीप हैं। अब दोस्त मैं अगला पॉइंट लिखाऊंगा कि 1789 के पहले, 1789 के पहले जो राजा कह देता था उसी को, यानी कि राजा के प्रति जो आपका व्यवहार होता है, यानी प्रेम होता था, प्यार होता था, उसी को क्या कहते थे, राष्ट्रवाद। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती तो उसके पहले जो प्यार होता था राजा के प्रति, की जो लोग प्यार करते थे उसी को लोग राष्ट्रवाद मानते थे कि हम राजा से प्यार कर रहे हैं तो यही राष्ट्रवाद है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब लुई 16वां आया 1789 पहले, यानी 1789 पहले जब लुई 16वां आया तो बहुत अपराधी राजा था, तो फ्रांस के जो लोग थे उस पर अपराध कर दिए थे, तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई। तभी जब से फ्रांसीसी क्रांति हो गई तब लोग स्वतंत्र हो गए, तब वो अपराधी राज नहीं रहा, तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई है। तो दोस्त अगले पॉइंट में क्या लिखाऊंगा, फ्रांसीसी के 1789 के पहले, यानी 1789 के पहले जो राजा कहता था वही होता था। फ्रांसीसी क्रांति के 1789 पहले, 1789 के पहले राजा के प्रति व्यवहार, व्यवहार कह सकते हैं दोस्त, या प्यार कह सकते हैं, या प्रेम कह सकते हैं, सब वही बात। यानी कि 1789 पहले राजा के प्रति व्यवहार कोई हम लोग क्या कहते थे दोस्त, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहते थे। राष्ट्रवाद कहते थे। लेकिन जब 1789 हो गया, जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, तो हम लोग राष्ट्रवाद दूसरे हिसाब से मानने लगे, यानी कि जो प्यार करते थे राजा प्रति वो राष्ट्रवाद नहीं रह गया, यानी कि हम लोग अपने शिकार करने लगे। दोस्त समझ गए होंगे। उसके बाद मैं दोस्त लिखाने जा रहा हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है। 1789 में
फ्रांसीसी क्रांति हुई है। दोस्त पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख लें, नोट्स बनाते चलिए दोस्त, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। बिना नोट्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मान लीजिए आप यूट्यूब पर देख लिए हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको फिर कहीं पढ़ना होगा, तो आप फिर यूट्यूब पर जाएंगे तो इस तरह नोट्स बन जाएंगे, तो आप नोट्स पलट के देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो नोट्स दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, तो नोट्स दोस्त बनाते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा या काफी नोट हो गया होगा, तो मैं आगे पॉइंट की ओर चलता हूँ। तो दोस्त राष्ट्रवाद यानी कि कैसे या किन भागों में किस कारण हुआ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्त मैंने बताया राष्ट्रवाद जो है वो 3 भागों से या 3 प्रकार से हुआ या 3 कारणों से हुआ है। कितने भागों से हुआ दोस्त? 3। पहला क्या है, एक राजा था फ्रेडरिक सोरियो। वो कैसा राजा था? लोकतांत्रिक से बनी दुनिया, यानी कि लोकतांत्रिक से बनी दुनिया, यानी कि वही अपराधी राजा था। वो लोकतंत्र को नहीं जानता था, वो उसका अपराध करता था, यानी कि अपराधी था, विरोध करता था। तो ये इस कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई है, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तो पहला पॉइंट में क्या रखूंगा? फ्रेडरिक सोरियो। लोकतांत्रिक से बनी दुनिया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? एक शक्ति के रूप में विकास। क्या दोस्त? एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास। एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि आपको इसका मतलब होता है एक शब्द के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि एक शब्द के रूप में राष्ट्रवाद का विकास करेंगे। मान लीजिए कुछ लोग इंडिया तरफ बोल रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान तरफ बोल रहे हैं, रहे यहाँ रहे हैं, बोल वहाँ की रह रहे हैं, खा यहाँ के कर रहे हैं और बात कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान की। तो ये एक शब्द के रूप में नहीं हुआ राष्ट्रवाद का उदय। तो एक शब्द के रूप में राष्ट्रवाद का उदय करना चाहिए ताकि विकास हो राष्ट्र के लिए। तो वही पॉइंट है कि राष्ट्र शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि हम लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करें, तभी राष्ट्रवाद का उदय होता है। ऐसे नहीं उदय होता। ऐसे मान लीजिए दोस्त आपके परिवार में 3 लोग हैं और उसमें मान लीजिए 1 लोग कमाने वाले हैं, 2 लोग पैसे खाते हैं, उड़ाते हैं, तो ऐसे परिवार नहीं चलेगा। तो दोस्त पैसा संभाल करके खाना पीना चाहिए और जहाँ तक हो सके सभी लोगों को कमाना चाहिए। तो ऐसे में क्या रहेगा? परिवार मान लो विकास होगा और मान लो कि कुछ आप आगे की ओर बढ़ सकेंगे, बिजनेस मैन बन सकते हैं। तो वही यहाँ भी है कि एक शब्द के रूप में आपको राष्ट्र के प्रति कार्य करना चाहिए तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या था? राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास, यानी कि राष्ट्र राज्य के प्रति अगर आपकी अवधारणा है, यानी राष्ट्र के प्रति अगर आपका व्यवहार है, अवधारणा है, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता।
तो दोस्त ये इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, कैसे राष्ट्रवाद का उदय करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, और जो मैंने बताया राष्ट्रवाद के बारे में कैसे क्या होता है दोस्त, सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्त क्या है, हिस्ट्री है, ये एक कहानी के रूप में होती है। लोग बहुत इससे बोर होते हैं, लेकिन जिसको समझ में आ गई बहुत आनंदमय होता है। तो दोस्त इसलिए आप सीरियल वाइज समझते जाइए, जहाँ आपको परेशानी हो कमेंट करिए, मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा लास्ट में, उसमें आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, तो आपको पूरा सलूशन मिल जाएगा। दोस्त मैंने यूरोप क्या है इसके बारे में बताया, राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में बताया, कैसे कितने महाद्वीप हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो मैंने बता दिया दोस्त। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि 17 फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, लुई 16वां कौन था, लुई 15वां कौन था, इसके बारे में मैं आगे की ओर डिस्कस करूँ। तो दोस्त मैं थोड़ा मोबाइल नंबर आपको लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्त आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं वीडियो सीरियल बाय अपलोड करता रहूँगा, लेकिन ये दोस्त वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बिना स्किप करे, यानी था मान लीजिए 2 मिनट देखें 10 सेकंड छोड़ दिए, तो इस तरह क्या रहेगा, आप पूरा नहीं देख पाएंगे कि बीच में मैंने क्या बोला। मान लीजिए कोई वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल दिया तो आपको क्या समझ में आएगी। तो दोस्त वही है कि आपको पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उन तक भी वीडियो आसानी से पहुँच सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स पा सके। दोस्त मैं अपना पहले मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर क्या है दोस्त, 9120537775। दोस्त ये है मोबाइल नंबर। दोस्त इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी लगा सकते हैं। आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी हो, ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, आपको कोई प्रकार की दिक्कत होती तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्त मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वैसे कि आप जान रहे होंगे, वीडियो अगर मेरे देखे होंगे, चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन गई होगी। अभी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दोस्त, यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, और मेरे टीचर उपलब्ध हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो दोस्त आप तक सभी तक वीडियो पहुँचेगी, तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच ले। तो दोस्त चलिए मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के क्या हूँ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में वीडियो को लेकर के हम दोस्त वीडियो को अंत करें। चलिए ठीक दोस्त, थैंक यू।